हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो 7th क्लास ज्योग्राफी के 7th चैप्टर पर होगी, जो क्या है मानव पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। तो हम इस चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें अंडरलाइन करते चलेंगे और साथ साथ उनको आपको रिवाइज करवाते भी चलेंगे, यानी आपको हमारे साथ ही याद हो जाएगा जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए आज का चैप्टर देखते हैं। आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन समय के साथ उसने कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया, घर बनाए, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। यानी जो मानव है उसने धीरे धीरे ही तो उन्नति की। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। बस्तियां वे स्थान हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करता था। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ, क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। इसे समझिए, बस्तियां वे स्थान हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। और जो आरंभिक बस्तियां हैं वो कहाँ विकसित हुई? वो हुई नदी घाटियों के निकट। आप तो जानते ही हैं, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है या मेसोपोटामिया की सभ्यता है, वो सब सभ्यताएं भी तो एक नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि वहां उन्हें पर्याप्त मात्रा में जल मिल जाता था और वहां की भूमि भी उपजाऊ थी। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई। जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, वाणिज्य बढ़ा और विनिर्माण हुआ तो बस्तियां जो ये थी बड़ी भी होती गई। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। छोटी छोटी बस्तियां जो बड़ी आकार लेते गई तो वहां सभ्यता का विकास होता गया। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील एवं हवांग ही नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम याद है? यानी ये जो सब सभ्यताएं हैं वो भी नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। तो आगे देखते हैं, बस्तियां स्थायी अथवा अस्थायी हो सकती हैं। यानी जो बस्तियां विकसित हुई थी वो स्थायी भी हो सकती हैं और अस्थायी भी। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती थी उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते थे। यानी जो घने जंगल थे, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तान थे और जो पर्वत थे, उनके निवासी कैसी बस्तियां बनाते थे? वो अस्थायी। वे आखेट, संग्रहण, स्थानांतरी कृषि एवं ऋतु प्रवास करते थे। तो इसीलिए तो वो ऐसी बस्तियां बनाते थे जिन्हें मौसम परिवर्तन के आधार पर बदला भी जाता था। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज स्थायी बस्तियां हैं। जैसा कि हम जानते ही हैं, आज मानव कैसी बस्तियां ज्यादा बनाता है? स्थायी। और इन बस्तियों के लोग रहने के लिए घर बनाते थे। जो स्थायी बस्ती हैं वहां के लोग जो रहने के लिए बनाते थे वो क्या होते थे? भवन। अब यहाँ देखिए कुछ अन्य जानकारी है। वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। तो बसाव स्थान किसे कहते हैं? जहाँ रहने के लिए भवन अथवा बस्तियां विकसित हो वो बसाव स्थान कहलाते हैं। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं देखिए। वहाँ अनुकूल जलवायु होनी चाहिए, जल की उपलब्धता होनी चाहिए, उपयुक्त मिट्टी होनी चाहिए, यानी उपजाऊ मिट्टी और उपयुक्त भूमि। यदि ये सब आवश्यकताएं वहाँ नहीं होंगी, प्राकृतिक दशाएं नहीं होंगी, तो आप आदर्श बसाओ वहाँ नहीं बसा पाएंगे। ये देखिए आप, मानव बस्ती का कितना सुंदर चित्र यहाँ दिया गया है। अब आगे देखते हैं। मैरी का जन्मदिन था। केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी, खांसती और हांफती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। मैरी की माँ मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस ली। ओह, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। उसने देखा शहरों में इतना प्रदूषण और यातायात जाम क्यों होता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये तो हम जानते हैं, शहरों में आबादी बढ़ रही है और उसी से दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ रही है और वही प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। तो मैरी ने पिता मिस्टर थॉमस से कहा। मैरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? उसकी माँ ने उत्तर दिया, वे नौकरी, बेहतर शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधा की तलाश में। तो आप इसे ध्यान रखिएगा कि
लोग इतने शहरों में क्यों आ रहे हैं आजकल, और गांव को छोड़कर लोग शहरों की ओर बहुत ज्यादा तेजी से अग्रसर हैं। तो उनके पीछे कुछ कारण है। वैसे ही तो कोई अपने घर को छोड़ के नहीं आता, तो वे यहाँ यानी शहर में नौकरी की, बेहतर शिक्षा की, चिकित्सा सुविधा की तलाश में आते हैं। मैरी ने फिर पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे? मिस्टर थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियां एवं अवैध कब्जे वाली बस्तियां दिखाई देती हैं। आप इसे पढ़ते हुए ये ध्यान रखिएगा कि हमारे जो यूपीएससी मेंस है उसके भी क्वेश्चन यहाँ आपके साथ साथ तैयार हो रहे हैं। यानी आपकी जो बेसिक समझ है वो इन्हीं एनसीईआरटी से बनती है। इसलिए एनसीईआरटी को जो यूपीएससी है उसकी रूट कहा गया है, यानी एनसीईआरटी इज द रूट एंड यूपीएससी इज फ्रूट। ये तो धारणा आपने सुनी ही होगी। तो यहाँ देखिए कितने अच्छे पॉइंट निकल रहे हैं। सबसे पहले बताया कि शहरों में जनसंख्या बढ़ रही है, वही प्रदूषण का कारण है। फिर बताया कि लोग आ क्यों रहे हैं शहरों में, उसका क्या कारण है। फिर देखिए और उसी का एक फिर परिणाम क्या मिलता है हमें कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियां और अवैध कब्जे वाली बस्तियां यहाँ दिखाई देती हैं, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। तो उन्हें रहने के लिए इतनी अच्छी सुविधा कहाँ मिलेंगी, जहाँ लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते हैं। और शहरों में जल एवं विद्युत की कमी की एक समस्या सामान्य है। प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल, अच्छे अस्पताल नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि एवं सांस लेने के लिए ताजी हवा मिलती है। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। यानी यहाँ एक कारण और बता दिया कि लोग बीमारी के इलाज के लिए भी तो शहरों में आते हैं। अब देखिए ऋतु प्रवास को यहाँ समझाया है। लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम के परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। जो हमने पीछे देखा कि शुरू में जो मानव है वो ऋतु प्रवास करते थे। यहाँ देखिए सघन बस्ती का चित्र दिखाया गया है। जो घर हैं वो कितनी सघनता से यहाँ बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ नीचे प्रकीर्ण बस्ती का जो चित्र है वो आपको दिखाया गया है। ऊपर दिए गए संवाद से बस्तियों के दो विभिन्न चित्र हमारे सामने आते हैं। कौन कौन से चित्र? ग्रामीण एवं शहरी बस्तियां। यानी जो बस्ती है वो दो तरह की हुई, ग्रामीण बस्ती और शहरी बस्ती। गांव ग्रामीण बस्ती होते हैं जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ग्रामीण बस्ती यानी गांव जो होते हैं वहाँ कैसे कार्य होते हैं। वहाँ कृषि होता है, मत्स्य पालन होता है, वानिकी, दस्तकारी और पशुपालन, यानी जो प्राथमिक क्रियाएं हैं वो ज्यादा हमें ग्रामीण बस्तियों में दिखाई देती है। और ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। और सघन बस्तियों के घर पास पास बने होते हैं और प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर यानी व्यापक क्षेत्र में फैले हुए होते हैं। और इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी जो प्रकीर्ण प्रकार है बस्तियों का, उसकी यहाँ बात की गई है। वो मुख्यतः कहाँ कहाँ मिलते हैं? पहाड़ी क्षेत्र हो गया, जैसे घना जंगल है, एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनती है। ये तो आप जानते ही हैं कि जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है वहाँ लोग कैसे घर बनाते हैं, जिसकी ढाल हो वैसे घर बनते हैं। और जिन स्थानों में जो है वर्षा के समय में जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट वाले घर बनते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनते हैं, जिनकी छतें फूस की बनी होती है। यानी जहाँ ज्यादा गर्मी होती है वहाँ लोग कैसे घर बनाते हैं? वहाँ मिट्टी की जो है मोटी दीवार वाले घर और उनकी छतें फूस की बनी होती है। स्थानीय सामग्री क्या क्या उपयोग की जाती है उनके द्वारा? पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। नगरीय बस्तियों में जो है नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। यानी नगरीय बस्तियों में दो प्रकार की बस्तियां होती हैं। जो पहली है वो नगर यानी छोटी, और शहर उनसे बड़ी बस्तियां को कहा जाता है। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। यानी जो द्वितीय, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाएं होती हैं वो नगरीय क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ देखिए ये एक सिल्टर्ट प्रकार का मकान दिखाया गया है।
फिर आगे देखते हैं हम, बर्फ से बने हुए घर का चित्र आप यहाँ देख सकते हैं। अब देखते हैं परिवहन। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन हैं। परिवहन क्या होते हैं? ये लोगों और सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था, लेकिन आज तो आप जानते ही हैं ऐसा नहीं है। वो आज ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि आज हमारे पास परिवहन है, जिससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। अब देखते हैं उस समय लोग, यानी जो पुराने समय है उसकी बात देखिए आप, पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। जो ये परिवहन है वो उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन कब आया? जब हमने पहिए की खोज की, तभी तो परिवहन आसान हुआ। ये आपको पता होना चाहिए। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता चला गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां तो आज भी पशुओं का उपयोग ज्यादा होता है। ये देख सकते हैं आप घोड़ा गाड़ी, और शहरों में भी होता है। किस रूप में? घोड़ा गाड़ी के रूप में। हमारे देश सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊंट का उपयोग किया जाता है। हमारे देश में दक्षिणी अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है। यानी दक्षिण अफ्रीका में लामा का उपयोग जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया। सबसे ज्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन परिवहन में किस क्षेत्र में आया? हवाई यात्रा से जो आया है। इससे तो लोग बहुत जल्दी एक स्थान से क्या कहिए आप, एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाते हैं। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे लगते हैं। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। यानी इतने तिरो हो गए हैं आज परिवहन के साधन, जिससे समय की भी बहुत बचत होती है, ऊर्जा की भी बचत होती है। परिवहन के 4 मुख्य साधन देख सकते हैं आप, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग है। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। जो हमारा स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग है वो किन किन शहरों को जोड़ता है? वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता शहरों को जोड़ता है। आप समझते हैं अच्छे से। सड़क मार्ग देखिए, कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग कौन से हैं? सड़क मार्ग हैं। सड़कें पक्की और कच्ची हो सकती हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। मरुस्थलों, वनों एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। यानी इन स्थानों पर भी सड़कें हैं, लेकिन वो कैसी हैं? वो इतनी ज्यादा सघन नहीं है जितनी मैदानी क्षेत्रों में देखने को हमें मिलेंगी। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। यानी जो हिमालय के पर्वत पर है, मनाली से लेह राजमार्ग, वो विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग यानी सबवे कहते हैं। फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। ये देखिए आप, पक्की सड़कें और कच्ची सड़कें देख सकते हैं। सड़कें 2 प्रकार की होती हैं। अब देखिए रेल मार्ग। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च से लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। रेल मार्ग से क्या क्या होता है? एक तो तीव्रता एवं कम खर्च से लोगों का और भारी सामान को ढोने का कार्य रेल मार्ग के द्वारा होता है। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल के परिवहन को तीव्र विकास में काफी सहायता प्रदान की है। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया है। अब क्या है? डीजल और विद्युत के इंजन हैं जिन्होंने किसका स्थान लिया है? वाष्प के इंजनों का। और सुपर फास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई है। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, लेकिन इनकी जनसंख्या काफी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है। यह एशिया में सबसे बड़ा है। तो इसे आपको याद रखना है कि एशिया में सबसे बड़ा जाल किस देश का है? भारतीय रेल मार्गों का ही जाल एशिया में सबसे बड़ा है। यहाँ देखिए आप, जैनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है। यानी जो जैनिंग से लहासा तक रेलगाड़ी चलती है उसकी
समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? 4000 मीटर, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। अब हम आगे देखते हैं, क्या आप जानते हैं इसे? देखिए क्या बताया है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक फैला है। इसे हम मैप पर देखते हैं। जो ट्रांस साइबेरियन है, सबसे पहले तो ये याद रखिए ये किस महाद्वीप में है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये रूस में है, इसको याद रखना है आपको। फिर हम आपको इसका दिखाते हैं पूरा रोड मैप। ये देखिए, ये है सेंट पीटर्सबर्ग, ये इस तरह से मास्को, कजान, ट्यूमिन, ओमांस्क, अंगारास्कत, चीता, और ये यहाँ से होता हुआ व्लादिवोस्तोक तक है। और ये जो है पूरे विश्व का ही सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसके नाम को अच्छे से याद रखिएगा, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, और जो कहाँ है? रूस में। हमने आपको मैप में दिखा दिया। अब देखिए जल मार्ग। आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता था। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते थे। कौन कौन से? अंतर्देशीय और समुद्री जलमार्ग, यानी जो देश के अंदर एक जगह से दूसरी जगह होता था जल के द्वारा, और दूसरा समुद्री मार्ग। नाव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता था। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग देखिए आप, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक्स। आप जानते ही हैं उत्तरी अमेरिका में जो 5 झीलें हैं उनको ही ग्रेट लेक्स कहा जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए, जिसमें क्या क्या है? सुपीरियर झील है, इरी झील है, ओंटारियो झील है, ये सब क्या है? ग्रेट लेक्स की झीलें हैं। और अफ्रीका में है नील नदी। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापार, माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पतनों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पतन देखिए आप यहाँ पे। एशिया में सिंगापुर और मुंबई जो भारत में है, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजिलस, दक्षिणी अमेरिका में रियो डी जेनेरो, और अफ्रीका में डरबन और केप टाउन। यानी कि अफ्रीका के कौन कौन से हैं? डरबन और केप टाउन। और उसके अलावा देखिए आप ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। क्या आप विश्व के, यानी आप एटलस पर विश्व के कुछ और पतनों का भी देख सकते हैं। अब देखते हैं हम वायु मार्ग। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तिरों मार्ग है। यानी यह कब विकसित हुआ? 20वीं सदी के आरंभ में, और यह परिवहन का सबसे तिरों मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। यानी जो वायु मार्ग है यह सर्वाधिक महंगा साधन भी है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ईंधन की लागत इसमें बहुत ज्यादा होती है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे एवं तूफान से प्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दूर स्थानों तक पहुंच सकता है। विशेष रूप से जहां सड़कों और रेल मार्ग नहीं है वहां कौन सा मार्ग कामयाब है? वहां वायु मार्ग कामयाब है। हेलीकॉप्टर गम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े और दवाएं बांटने के लिए बहुत ही उपयोगी साधन है। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतन देखिए आप, दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और काहिरा हैं। आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर का यहाँ चित्र है। आगे देखते हैं संचार। दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया क्या है? संचार क्या है? दूसरों के पास सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए और तिरों साधनों को विकसित कर लिया है। संचार तंत्र के विकास का वर्णन करता है। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व की में सूचना क्रांति आई है। यानी किसके विकास से सूचना क्रांति आई है? संचार के क्षेत्र में विकास से पूरे विश्व में ही सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो और टेलीविजन के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इसको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। क्यों कहते हैं जनसंपर्क माध्यम? इसे क्योंकि समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन के द्वारा बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं हम, इसलिए इसको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं।
सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज हम सेल्युलर फोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इनसे सारा जीवन इनसे हमारा जीवन अधिक सुगम्य हो गया है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज एवं सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। कितनी सुविधा हमें जो है आज मिल गई है, ये सब टेक्नोलॉजी के कारण ही तो हो रहा है। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों के बीच, लोगों एवं सेवाओं और संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक वृद्ध विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। तो हमने यहाँ संचार क्रांति को समझ लिया है और यहाँ अब मैप दिया गया है जिसमें विश्व प्रमुख समुद्र और हवाई पत्तन दिखाए गए हैं। हम देख लेते हैं यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट हवाई पत्तनों को। ये देखिए प्रमुख समुद्र और हवाई पत्तन। सबसे पहले देखते हैं उत्तरी अमेरिका के। यहाँ देखिए न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, मेक्सिको सिटी और लॉस एंजल्स। फिर हम दक्षिणी अमेरिका के देख सकते हैं क्योटो, लीमा, सेंटियो। और अब देखिए अफ्रीका की, ये देखिए आप यहाँ डरबन, केप टाउन बड़े इम्पोर्टेंट हैं। और यहाँ यूरोप के देख सकते हैं आप, पेरिस हो गया, लंदन। और फिर हम आपको दिखाते हैं भारत के यानी एशिया के, देखिए मुंबई और ये हो गया चेन्नई। और ढाका देखिए बांग्लादेश का। फिर सिंगापुर देख सकते हैं, जकार्ता का। और ऑस्ट्रेलिया में पर्थ। एशिया और यूरोप के देखिए अन्य जैसे यहाँ हो गए बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, रोम। इस तरह से हमने यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पत्तनों को देख लिया है। यहाँ ये मार्ग भी दिखाए गए हैं, देखिए कौन कौन से मार्ग हैं। और जलमार्ग, ये देखिए आप जलमार्ग इस तरह से। तो इस तरह से हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। हम आपको दोबारा से एक बार रिवाइज करवा देते हैं हमने आज क्या क्या किया। बहुत इजी चैप्टर था, लेकिन अगर हमने ये नहीं पढ़ा तो हमारा पेपर कभी भी क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है बेसिक जानकारी हमें देता है। सबसे पहले हमने बस्तियां देखी, वे स्थान जहाँ लोग रहते हैं वो बस्ती कहलाती हैं। फिर हमने बस आदर्श बसाव के चयन के लिए प्राकृतिक दशा देखी। उसके बाद हमने सड़क मार्ग को अच्छे से समझा, रेल मार्ग, जल मार्ग, कुछ मुख्य पत्तनों को भी देखा। तो इस तरह से हमारा आज का चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो चलिए कल मिलते हैं।